A very warm welcome, dear students. Today we will solve MCQs and numericals of magnetic fields of electric current. तो ये सबसे पहला MCQ है. Let us start. The very first MCQ. A conductor has three segments, two straight and of length L each, and a semicircular with radius R. It carries a current I. तो इस वायर में करंट I दिया हुआ है. Of course इसमें करंट ऐसे फ्लो होता होगा I. What is the magnetic field B at point P? मतलब हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P पे. तो इस स्ट्रेट कंडक्टर को मैं नाम दूंगा A B. ओके. और ये जो कर्व्ड कंडक्टर है इसको हम नाम दे देते हैं B C D. एंड द लास्ट स्ट्रेट कंडक्टर विल कॉल इट एज D E. तो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पे. और इस कंडक्टर को मैंने तीन पार्ट में ब्रेक कर दिया. स्ट्रेट कंडक्टर AB और सेमी सर्कुलर कंडक्टर BCD और स्ट्रेट कंडक्टर DE. तो डेफिनेटली देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ ऑल दिस थ्री कंडक्टर्स. सबकी कैलकुलेट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट वन, ये स्ट्रेट कंडक्टर AB. स्ट्रेट कंडक्टर AB, अगर आप ध्यान से देखो, फॉर दिस स्ट्रेट कंडक्टर AB पॉइंट P लाइज अलोंग द कंडक्टर, मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. मतलब अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया तो आप देखोगे कि पॉइंट P अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर है. तो आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ कंडक्टर AB विल बी इक्वल टू जीरो. तो ये तो मैग्नेटिक इंडक्शन इसके वजह से, स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू जीरो. बिकॉज अगर पॉइंट यहां कहीं होता, राइट, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होते हैं कंडक्टर के आजू बाजू में, कंडक्टर के ऊपर नहीं होते. तो मैग्नेटिक, सो व्हेनेवर अ पॉइंट लाइज अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट बिकॉज ऑफ द कंडक्टर विल बी इक्वल टू जीरो. ठीक है. तो AB की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे नहीं होगी. अब हम लोग बात करेंगे आर्क BCD की. सो दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C और ये पॉइंट D है. अब इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू एन आर्क एट द सेंटर, पॉइंट P उसके सेंटर पे लाई करता है, ये आपको याद रखना है. दैट पॉइंट P लाइज एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क. द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर आर्क इज गिवन बाय द, सेमी सर्कुलर ही नहीं, कोई भी पार्ट ऑफ अ सर्कल होगा तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय आर इंटू थीटा. यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियंस. थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियंस, ऐसा यूनिट रेडियंस है. अब अगर आप देखो तो ये आर्क जो है सेमी सर्कल है, तो ये पॉइंट P के साथ कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये पॉइंट P के साथ 180 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा. लेकिन मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमको तो आंसर किसके फॉर्म में लिखना है. वी आर सपोज टू राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ रेडियन. तो 180 डिग्री रेडियन में होगा पाई. तो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू the semicircular arc at point P, that is at the center, is given by the formula mu naught upon 4 pi I by R into pi. और इस फॉर्मूला का डेरिवेशन हमारे गवर्नमेंट बुक में दिया हुआ है, राइट. तो मैग्नेटिक इंडक्शन B विल बी इक्वल टू पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाय आर. पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ आई बाय आर आएगा, करेक्ट. अच्छा, इसकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं हम लोग. मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन, ये करंट I है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन होगी, अगर हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक इंडक्शन की इनवर्ड्स. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी इनवर्ड्स, और इनवर्ड्स को हम लिखते हैं क्रॉस. खैर डायरेक्शन तो पूछा नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इस मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन होगी इनवर्ड्स. तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक इंडक्शन होगा म्यू नॉट अपॉन 4 I बाय आर, और उसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड्स, ऐसे इनवर्ड्स होगी, राइट. अब हमने मैग्नेटिक इंडक्शन बिकॉज ऑफ AB ढूंढ लिया, एट पॉइंट P जीरो है. मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क BCD ढूंढ लिया एट पॉइंट P, जो म्यू नॉट अपॉन 4 I बाय आर है. और अब हम लोग को क्या ढूंढना है, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू DE. तो ड्रॉ कर लेते हैं. देखो, जिसको राइट हैंड रूल पता नहीं है उसके लिए मैंने ये स्लाइड इंट्रोड्यूस किया है, तो आप चेक कर लेना ये राइट हैंड रूल कैसे यूज करते हैं और कैसे डायरेक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर पे. तो थर्ड बाकी है हमारा, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू DE.
तो आप अगर ध्यान से देखो तो पॉइंट पी यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है और ये हमारा कंडक्टर डीई है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फिर से पॉइंट पी इज लाइंग अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और मैंने आपको बता दी थी ऑलरेडी कि इफ द पॉइंट लाइज अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर देन द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द कंडक्टर विल बी इक्वल टू जीरो। तो डीई के वजह से भी कोई मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगी पॉइंट पी पे। तो पॉइंट पी पे एबी के वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, डीई के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इस सेमी सर्कल के वजह से है, और उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाय आर। तो हमारा फाइनल आंसर होगा ये, राइट। और इनवर्ड्स डायरेक्शन पूछा नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये डायरेक्शन इनवर्ड्स होगी। लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। फिगर ए बी शो 2 एम्पीरियन लूप्स associated with the conductors carrying current I in the sense shown। ठीक है, मतलब ये एम्पियर्स लूप है, ये भी एक एम्पियर्स लूप है, और इसमें कंडक्टर पास हो रहा है और करंट I है, और इसमें कंडक्टर इसके अंदर से पास नहीं हो रहा है, बाहर से पास हो रहा है। द इंटीग्रल ओवर द एम्पियरियन लूप b bar dot dl bar in the cases a and b will be respectively। देखो हम जानते हैं बाय एम्पियर्स लॉ, अगर आप नहीं जानते तो आप ध्यान से सुन लो क्या होता है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ स्टेट्स दैट the line integral of magnetic induction over a closed loop, the line integral of magnetic induction over a closed loop is equal to mu 0 times of current enclosed by the loop, mu 0 times of current enclosed by the loop। ठीक है, अब ये करंट एनक्लोज्ड में आपको याद रखना है कि अगर करंट लूप के अंदर जा रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं, और अगर करंट लूप से बाहर आ रहा है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर आप फर्स्ट डायग्राम देखो, डायग्राम ए में, तो डायग्राम ए में क्या हो रहा है, करंट अंदर जा रहा है, एंड बिकॉज द करंट इज गोइंग इनसाइड दैट करंट विल बी टेकन एज नेगेटिव, तो द आंसर विल बी म्यू नॉट इंटू माइनस आई। सो हमारा ए पार्ट का आंसर है माइनस म्यू नॉट इंटू आई। और सेकेंड लूप को अगर आप ध्यान से देखो तो लूप ने कोई करंट एनक्लोज नहीं की है, तो एनक्लोज नहीं की है तो मतलब करंट एनक्लोज्ड बाय द सेकेंड लूप इज जीरो, तो मैग्नेटिक ये वैल्यू जीरो आएगा, राइट। तो फर्स्ट वाले के लिए आंसर आएगा माइनस म्यू नॉट आई, और सेकेंड वाले के लिए आंसर आएगा जीरो, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। सो दैट इज अवर आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। अ प्रोटॉन एंटर्स अ परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी at origin along the positive x-axis with a velocity v as shown in the figure, then it will follow the following path। कौन सा पाथ फॉलो करेगा, चलो देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम एंड ट्राई टू विजुअलाइज। लेट स्टार्ट। तो अगर आप डायग्राम को ड्रॉ करो तो मेरे ख्याल से ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये v बार है, मैं लिख देता हूं ये v बार है, और मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन इज गिवन दैट इज इनवर्ड्स। इनवर्ड्स मतलब परपेंडिकुलर टू द मोबाइल फोन और लैपटॉप एंड पॉइंटिंग इनवर्ड्स, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस पे, कुछ ऐसे। अगर आप विजुअलाइज करो तो ये बी बार की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन है, और दोनों के बीच में एंगल है 90। तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब पूछा हुआ है कि ये पार्टिकल कैसे मूव करेगा, प्रोटॉन है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल चलेगी तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय द फॉर्मूला एफ बार इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय द फॉर्मूला क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी सेम एज, ये डायरेक्शन ऑफ एफ बार होगा सेम एज v क्रॉस बी, सेम एज v क्रॉस बी। और अगर आप v क्रॉस b करोगे मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब आपको पता है कि यू हैव टू कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम वेलोसिटी टू मैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब आपको अपने राइट हैंड की फिंगर्स ऐसे घुमानी पड़ेगी, ऐसे, ये वेलोसिटी से मैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ। तो आपका थंब जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो v क्रॉस b का डायरेक्शन होगा, और जो v क्रॉस b का डायरेक्शन होगा वही f का डायरेक्शन होगा। तो अगर आप कर्ल करके देखना अपना हैंड्स को, देखिए याद रखना ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वेलोसिटी, और ये मैग्नेटिक इंडक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस है। तो आप दो पेन रख लेना अपने पास, और एक को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पास रखना, एक को नेगेटिव जेड एक्सिस, और आप फिंगर्स राइट हैंड के कर्ल करके देखना, योर थंब विल डेफिनेटली पॉइंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये फोर्स का डायरेक्शन होगा ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ बार। अब इस फोर्स के वजह से होगा क्या, देखो ये फोर्स
एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, मतलब उसका डायरेक्शन होता है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से क्या होगा, तुम्हारा चार्ज पार्टिकल इस तरह से घूमेगा। दिस इज द वे योर चार्ज पार्टिकल विल मूव, वो ऐसे घूमेगा, मतलब वो अलोंग अ कर्व मूव हुआ बट अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। सो it will follow a curved path, move along a curved path, move along curved path, it will move along a curved path, no doubt about it, bending towards positive y axis। अब ऐसा कोई ऑप्शन मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, राइट? बेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि ये पार्टिकल ऐसे ही चलेगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको बताया कि ये मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा तो डेफिनेटली ये फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा, इसका सेंटर यहाँ यही कहीं होगा, ये इसका सेंटर होगा। तो डेफिनेटली द चार्ज पार्टिकल विल नॉट ओनली फॉलो अ कर्व्ड पाथ बट इट विल फॉलो अ सर्क्यूलर पाथ, जो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, राइट? दिस इज द वे। और इसके बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो पूरा गोल घूमेगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो स्ट्रेट चला जाएगा आगे, करेक्ट? So the answer should be it will move along a curved path bending towards positive y axis। और ऐसा कोई ऑप्शन तो हमारे बुक में शायद नहीं है, राइट? तो नहीं है शायद, तो आप देख लेना, मिस्टेक है इसका मतलब गवर्नमेंट बुक में। फोर्थ, अ कंडक्टिंग थिक कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, हमको रॉड की लेंथ पता है, लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू 1 मीटर, कैरीज ए करंट ऑफ 15 एम्पियर, सो आई नो द वैल्यू ऑफ करंट ऑल्सो, एंड इज लोकेटेड ऑन द अर्थ इक्वेटर। ठीक है, अर्थ के इक्वेटर पे कंडक्टर रखा हुआ है। द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर हॉरिजॉन्टल विद द फील्ड ऑफ 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो ये हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, बी दिया हुआ है, और डायरेक्शन याद रखना साउथ से नॉर्थ, उसकी डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द रॉड व्हेन इट इज ओरिएंटेड सो दैट द करंट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर। अब एक काम करते हैं, इसको विजुअलाइज कर लेते हैं डायग्राम को, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं अर्थ की डायग्राम बना लेता हूँ। सो दिस इज अर्थ, ये अर्थ है, और मैं इक्वेटर बना देता हूँ। देखो ये इक्वेटर है अर्थ का, इस प्लेन को बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन, ये इक्वेटर है, दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन, राइट? अब क्या दिया हुआ है कि कंडक्टर, अब नॉर्थ साउथ कैसे होगा मैं बना देता हूँ। देखो ये हम लोग नॉर्थ और साउथ बनाते हैं ऐसे, और ईस्ट वेस्ट भी बना लेते हैं। और देखो ये येलो कलर में जो बना है मैंने, वो कंडक्टर है। अब कंडक्टर में बोला हुआ है दैट कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखो आप यहाँ पे डायरेक्शन दिया है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब करंट फ्लो होगा, ये येलो वाला जो लाइन बना है वो कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह से फ्लो हो रहा है। और फिर क्या बोला है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन देखो क्या दी हुई है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, दिस इज बी बार। तो अगर आप ध्यान से देखो तो करंट और बी बार, या कंडक्टर और बी बार के बीच में एंगल है 90। द एंगल बिटवीन द करंट एंड करंट कैरिंग रॉड एंड मैग्नेटिक इंडक्शन इज 90। तो फोर्स तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। वी नो दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और द फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर is given by the formula F is equal to, फोर्स का फॉर्मूला है F is equal to VIL sin एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ है और कंडक्टर वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्रीज। और हमको BIL सब दिया हुआ है, B है 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴, करंट की वैल्यू भी दी हुई है, करंट की वैल्यू 15 एम्पियर्स, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर इंटू 1। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन इससे आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज ऐसा तो दो ऑप्शन है, जो 20 इंटू 10⁻⁻⁴ है। वी हैव टू ऑल्सो चेक वेदर इट इज डाउनवर्ड और अपवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है वो हमको देखना पड़ेगा। देखो डाउनवर्ड मतलब अर्थ के अंदर जा रहा है कि अर्थ से बाहर आ रहा है, अपवर्ड मतलब अर्थ से बाहर आना। तो अब देखते हैं हम लोग डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है। इसके लिए आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? आउटस्ट्रेच द फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड। याद रखना, बच्चे गलती कर जाते हैं, वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं और राइट हैंड के फिंगर्स को अरेंज करते हैं, रॉन्ग है। आपको लेफ्ट हैंड से ही करना है ये।
outstretch the first three fingers of left hand such that they are mutually perpendicular. If the index finger points in the direction of magnetic induction, the center finger points in the direction of current, then the outstretched thumb will give you the direction of force. तो सबसे पहले आप अपने फिंगर्स को इस तरह से अरेंज कर लेना कि आपका इंडेक्स फिंगर ऊपर की तरफ हो, मैग्नेटिक इंडक्शन की तरफ हो, और जो बीच वाला फिंगर है, सेंटर फिंगर, वो करंट की डायरेक्शन में हो। तो आपको अपने आप पता चलेगा कि करंट का डायरेक्शन जो है वो है तुम्हारी तरफ होगा, आउटवर्ड्स आउटवर्ड्स। और आउटवर्ड्स मतलब अर्थ से बाहर या लैपटॉप से बाहर या मोबाइल स्क्रीन से बाहर, तो उसको हम बोलेंगे अपवर्ड। सो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। द डायरेक्शन विल बी आउट ऑफ द अर्थ, आउट ऑफ द अर्थ मतलब अपवर्ड, तो अपवर्ड होगा डायरेक्शन, राइट। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द डायरेक्शन बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेट अस मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। A charged particle is in motion having initial velocity v bar when it enter into a region of uniform magnetic field perpendicular to velocity। मतलब velocity और magnetic field एक दूसरे को perpendicular है, जैसा इस क्वेश्चन में हुआ था। अब इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही हुआ था कि velocity और magnetic induction एक दूसरे को perpendicular थे, राइट। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ था कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन परपेंडिकुलर होंगे तो जो फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। द फोर्स विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, तो आप पहले ध्यान से सुन लो। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ये अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो आपको याद होगा। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे लिखूंगा मैं, इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होता है या डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर होता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की एंगल हमेशा 90 होगी, तो वर्क डन जीरो होगा। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। और वर्क डन का और एक फॉर्मूला क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी इक्वल टू जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। अब पूछा है कि बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन अनचेंज्ड। ये चेंज्ड है, चार्ज नहीं है, अनचेंज्ड, या ये एन है, अनचेंज्ड। तो याद रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करेगा, बिकॉज वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। और हम जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। अ पीस ऑफ स्ट्रेट वायर हैज मास 20 ग्राम्स एंड लेंथ 1 मीटर। मतलब मुझे वायर की मास पता है, मास ऑफ द वायर इज इक्वल टू 20 ग्राम्स एंड वी मस्ट चेंज दिस टू एसआई, सो दैट विल बी 20 इंटू 10 पावर माइनस 3 kg। लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 1 मीटर। और आप डायग्राम देखो कि एंगल बिटवीन द वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90, थीटा इज इक्वल टू 90। डायग्राम मत देखो, आप लिखा भी है। इट इज टू बी लेविटेटेड, लेविटेटेड मतलब उसको ऊपर हवे में लटकाना है। इट इज टू बी लेविटेटेड यूजिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट ऑफ 1 एम्पियर। लेविटेटेड मतलब उसको फ्लोट कराना है एयर में, फ्लोइंग थ्रू इट, करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट एंड परपेंडिकुलर टू बी। तो बोला हुआ है कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वायर का लेंथ एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, व्हाट मस्ट बी बी। देखो, अगर अपने आप वायर क्यों नहीं फ्लोट हो सकता, सिंपल सी लॉजिक है। अपने आप वायर इसलिए फ्लोट नहीं हो सकता क्योंकि उसका वेट उसको नीचे लेकर जाता है, दैट इज वेट mg विल पुल इट डाउन। तो होना क्या चाहिए, फॉर वायर टू फ्लोट, फॉर वायर टू फ्लोट the force due to magnetic field on the wire should be equal to weight of the wire, should be equal to weight of the wire. Now what is force due to magnetic field on the wire, वो हम सब जानते हैं, VIL sin 90 that is equal to mg, right। तो फाइनल आंसर आएगा, हमको क्या चाहिए था, B will be equal to mg by IL, क्योंकि sin 90 तो 1 हो जाएगा। आप इसमें वैल्यूज डाल देना, मास की 20 इंटू 10 पावर माइनस 3, जी को आप 10 ले लेना या 9.8 ले लेना, 9.8 ले लेते हैं। करंट 1 एम्पियर और लेंथ भी 1 मीटर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये डायरेक्ट आंसर आएगा 196 इंटू 10 पावर माइनस 3, या वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख लो या टेस्ला लिख लो, बोथ आर वन एंड द सेम। सो दिस इज द आंसर फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन।
हाँ, गवर्नमेंट बुक में कुछ करेक्शन है वैल्यूज को लेके, मतलब शायद गवर्नमेंट बुक का आंसर सिर्फ 196 है. 196 इज नॉट द आंसर, इट शुड बी 196 into 10 power minus 3. Let us move on to the next question, third one. Calculate the value of magnetic field at a distance of 2 centimeter. Magnetic field at a distance of 2 centimeter from a very long straight wire, मतलब infinitely long wire मान लो, carrying a current of 5 ampere. ठीक है, काफी इजी सम है, इसमें इनफैक्ट कुछ है ही नहीं पढ़ाने को, ये डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन टाइप सम है. और तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं. द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर B is equal to mu naught अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r. अब इस फॉर्मूला में देखो, बच्चा सोच सकते हैं कि सर आप 2 2 और 4 को कैंसिल कर सकते हो. हाँ कर सकते हैं ना, लेकिन क्यों कैंसिल करना चाहिए? हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू डायरेक्टली जानते हैं ना, 10 पावर माइनस 7, इसलिए नहीं कैंसिल करते. I मतलब करंट, R मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर. तो बी का आंसर आएगा, देखो आपको सब कुछ दिया हुआ है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू करंट दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, जिसको आप चेंज कर लेना, ये डिस्टेंस सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ये आ रहा है. तो सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, दैट विल बी द सब्सटीट्यूशन. तो अब ये डायरेक्ट है, इसमें कुछ है ही नहीं पढ़ाने को, डायरेक्ट सम है. इसका आंसर आएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला. अब गवर्नमेंट बुक में फिर एक बार मिस्टेक है एंड आई एम हेल्पलेस, यू नो, मतलब ये गलत है ये आंसर. ठीक है. फोर्थ, अब कुछ बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि सर आपके आंसर्स मैच नहीं होते कुछ कुछ क्वेश्चंस के. अरे नहीं होंगे ना, क्योंकि गवर्नमेंट बुक में प्रिंटिंग एरर है. आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट ईयर है सिलेबस का, तो जब फर्स्ट ईयर का बुक रिलीज होता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेक्शंस होते ही हैं. अब वो अगले साल ही चेंज होंगे, राइट? तो आई एम नॉट रॉन्ग, देयर आर सम करेक्शंस इन द गवर्नमेंट बुक, राइट? और मैंने जब जब भी आंसर्स मैच नहीं हुए, मैंने हमेशा वीडियोस में बताया हुआ है कि मतलब यहाँ पे करेक्शन है गवर्नमेंट बुक में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फोर्थ वन, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 पावर माइनस 7. ये भी रॉन्ग है, ये 10 पावर माइनस 7 नहीं होना चाहिए, ये 10 पावर प्लस 7 होना चाहिए. ठीक है. इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 6 इंटू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ. ठीक है, तो हमको वेलोसिटी पता है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 3 इंटू 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड. मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला. व्हाट विल बी द रेडियस, ये रेडियस, ओके, रेडियस, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द पाथ? आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. एंड एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी भी पूछा हुआ है. एनर्जी मतलब ऑफकोर्स काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है, बट ये आंसर उनको चाहिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, केईवी में, राइट? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस सम. ये भी डायरेक्ट सम है, और इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी चार्ज में जानता हूं, उसकी चार्ज है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम. और उसकी मास भी मैं जानता हूं, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg. So let us start one by one. सबसे पहले the radius, we all know that whenever a charged particle is moving in a magnetic field such that the velocity and magnetic field are perpendicular, तो वो circular path follow करेगा, and the radius of that circular path is given as r is equal to mv upon qb, but q के जगह e लिख रहा हूं मैं, mv upon qb. कोई और पार्टिकल होता तो q लिखते, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज को e लिखा मैंने. अब इसमें आपको करना कुछ नहीं, आप बस सब्सटीट्यूट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 3 इंटू 10 पावर 7 मीटर्स पर सेकेंड. वी ऑल्सो नो द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, न्यूमेरिकल्स में यूनिट्स नहीं सब्सटीट्यूट करना चाहिए. 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 6 इंटू 10 पावर माइनस 4. And if you do this calculation, this answer will be equal to 0.284 मीटर. ठीक है, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, ये आंसर आएगी, राइट? नाउ फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ऑफ कोर्स वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी. फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड. द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज एफ इज इक्वल टू क्यू बी, सॉरी मैं क्यू को ई लिखूंगा. Okay, F is equal to
EB upon 2 pi m. This is the formula. The frequency is given by EB upon 2 pi m. We know the value of E 1.6 into 10 power minus 19. Magnetic induction की value है 6 into 10 power minus 4 upon 2 into 3.142 2 into 3.142 into 9.1 into 10 power minus 31, right? तो फ्रीक्वेंसी की आंसर होगी 16.78 into 10 पावर 6 हर्ट्ज, ओके। और 10 पावर 6 हर्ट्ज को मैं लिख सकता हूँ मेगा हर्ट्ज, सो द आंसर विल बी 16.78 मेगा हर्ट्ज। अब अनफॉर्चुनेटली मेरा ये भी आंसर मैच नहीं हुआ, तो आप ये मत बोलना कि सर आपने बराबर से ये नहीं किया कैलकुलेशन, आप कैलकुलेटर से करके चेक कर लेना, आपको यही आंसर आएगा, राइट। और नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी देखो हम मास जानते हैं, हम स्पीड जानते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। वी नो द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 power minus 31 और वेलोसिटी की वैल्यू 3 into 10 power 7 द होल स्क्वायर। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 4.095 into 10 to the power minus 16 जूल्स। बट अगर आप ध्यान से देखो तो आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, राइट। वो लोग ने बोला है कि उनको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए हमेशा कि whenever you want to convert joules to electron volt you must divide by 1.6 into 10 to the power minus 19, तो अब ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 2559 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 2.559 into 10 पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10 पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं लिख सकता हूं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये आंसर है हमारा फाइनल। एंड लेट अस मूव द नेक्स्ट सम, फिफ्थ सम। एन अल्फा पार्टिकल द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम विथ चार्ज +2e, +2e याद रखना, अल्फा पार्टिकल का चार्ज +2e होता है, डबल द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज अल्फा पार्टिकल का मैं लिख लेता हूं, द चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल Q will be equal to +2e और E में जानता हूं, E की वैल्यू है 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. So this is the value of charge of the alpha particle, right? अब इसके बाद next is accelerated and moves in a vacuum tube with kinetic energy of 10 mega electron volt. इसकी kinetic energy दी हुई है, kinetic energy का फॉर्मूला है kinetic energy is equal to 10 mega electron volt. And how to convert mega electron volt to volt? Mega electron volt to volt means you should first multiply with 10 power 6. और मैं आपको और एक भी बात बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा यूनिट नहीं है, तो आपको इसको जूल्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए यू शुड मल्टीप्लाई विथ 1.6 into 10 power minus 19 joules. It passes through a uniform magnetic field of 1.88 टेस्ला। सो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू पता है 1.88 टेस्ला एंड ट्रेसेस अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 24.6। हम रेडियस भी जानते हैं सर्कुलर पाथ का 24.6 सेंटीमीटर, विच कैन बी रिटन एज 24.6 into 10 power minus 2 मीटर। ऑब्टेन द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। देखो ये टाइप के सम्स जो होते हैं ना, ये बोनस होते हैं, मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 times द मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब अगर बच्चा प्रोटॉन का मास जानता है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देगा तो आगे आंसर। और प्रोटॉन का मास है 1.66 या 1.67 into 10⁻⁻27 kg। अब वो बच्चा अगर केमिस्ट्री में उसको अच्छा नॉलेज है तो वो जानता होगा उसको वैल्यू को, या कभी ना कभी तो बाय हार्ट करना ही पड़ेगा, राइट। तो ये बोनस सम है जिसका आंसर हम पहले से ही जानते हैं कि लगभग कितना आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। The kinetic energy of a particle is given by the formula half mv square। और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल सर्कुलर पाथ परफॉर्म करेगा, राइट। मतलब बोला हुआ है इसमें कि सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो रेडियस विल बी इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी, mv अपॉन क्यूबी।
तो इससे हम लोग को V मिलेगा, इससे हम लोग को V मिलेगा, रुको, इज इक्वल टू क्यू बी आर डिवाइडेड बाय एम। अब इसको काइनेटिक एनर्जी में सब्सटीट्यूट कर लो, तो अगर सब्सटीट्यूट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2m। आप करके देख लेना, आपको यही आंसर आएगा। अब इसके बाद में मेरा काम खत्म हो गया, इसमें अब खाली कैलकुलेशन करना है। 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 द होल स्क्वायर इंटू b is nothing but 1.88, so 1.88 the whole square into radius is nothing but 24.6 into 10 power minus 2 the whole square divided by 2m, और m है m हमको ढूंढना है, सॉरी m ढूंढना है, तो m को यहाँ रख लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी को यहाँ रख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी है 1.6 इंटू ये सारे पावर्स माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 12 हो जाएगा, राइट। तो मैंने m को लेफ्ट में कर दिया और काइनेटिक एनर्जी को राइट में ले लिया, और आप कैलकुलेट कर लेना, आपको ये आंसर आएगा 6.844 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg। तो आप कैलकुलेटर से करके चेक कर लेना, आपको यही आंसर आएगा। मतलब ये वाला भी आंसर गवर्नमेंट बुक के साथ मैच नहीं किया हुआ है, राइट। अब देखो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताना, मतलब कि आपने भी जब कैलकुलेटर से किया तो आपको मेरा वाला आंसर आएगी, गवर्नमेंट बुक का आंसर है, राइट। सो आई थिंक नाउ वी विल स्टॉप हियर and remaining sums we will solve in the next video. So thanks for watching the video.